नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में। आज हम ओमिक्रॉन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं, कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण को जिम्मेदार माना जा रहा है। ओमिक्रॉन को और अच्छे से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर डैनिश। आपका दोबारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मिस। डॉक्टर डैनिश कंकड़बाग पटना में सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथी डॉक्टरों में से एक है, जिन्हें होम्योपैथी में 8 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर साहब, तो एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट होने के नाते आप बताइए, ये ओमिक्रॉन क्या है? थैंक यू। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का ही नया वेरिएंट है, नया रूप है, जिसका पता सबसे पहले 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुई। सर, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या क्या हैं? ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना वायरस के तरह ही लक्षण इसमें भी पाए जाते हैं, मगर इसमें नाक बहना, गले में खराश होना, फीवर होना, है ना, गले में दर्द होना, ये सारे कॉमन साइन सिम्टम है ओमिक्रॉन के। मगर ये डेल्टा वायरस जो कोरोना का वेरिएंट है, उससे एक वो बहुत खतरनाक है, डेंजर है, मगर ये समान है, ये जनरल फ्लू की तरह है। वायरल इन्फेक्शन जो हम लोग को होते हैं ना मिस, उसी तरह से है। तो इसमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हमको सावधानी बरतना पड़ेगा। सावधानी हम बरतेंगे तो हम इससे हम निजात पाएंगे, इससे हम छुटकारा पाएंगे। ये सारे लक्षण दिखते हैं जी। और सर, ओमिक्रॉन के बचाव से क्या क्या तरीके हैं? ओमिक्रॉन के बचाव से के बहुत से तरीके हैं। अभी ओमिक्रॉन पूरे भारत देश में और सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन जो है डेल्टा वायरस से भी ज्यादा जल्दी फैल रहा है, मगर डेल्टा वायरस बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। वहां पे मृत्यु भी बहुत लोगों की सेकंड वेव में डेल्टा वायरस, डेल्टा की वजह से, डेल्टा प्लस की वजह से बहुत लोगों की जाने गई पूरे विश्व में। मगर ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस की तरह डेंजर नहीं है। ये एक फ्लू है ना, एक वायरल इन्फेक्शन है ना। जैसे मैं बताया आपको, नाक बहना, छींक आना, फीवर होना, गले में खराश होना, ये सब सारे कॉमन साइन सिम्टम जैसे वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, उसी तरह से इसमें भी होते हैं। इसके बचाव के लिए सारे देश के लोग और विश्व के लोग बहुत चिंतित हैं। इसके लिए बच्चों के लिए भी अलग अलग सारे देश में, बहुत सारे देश ने बच्चों का वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है, वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी से 3 जनवरी 2022 से देना शुरू कर दिया गया है। और 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन देने की तैयारी भारतवर्ष ने भी कर दिया है। इसके बचाव के लिए हम यही कहेंगे, ये बड़े को और बच्चों के लिए भी खतरा, युवा के लिए भी खतरा हो रहा है। इसलिए भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष का तो वैक्सीनेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है, शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग मोर देन 90% भारत में ये 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन भी पड़ चुका है। इसलिए भारत सरकार ने 12 से 15 वर्ष के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। और इसके बचाव इसलिए बच्चों के लिए और युवा के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के समय भी, जब कोरोना वायरस जो हुआ, उसका नया वेरिएंट नहीं आया था डेल्टा प्लस, उसमें बच्चे नहीं के बराबर प्रभावित हुए हैं। इसलिए डर बना हुआ है कि अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बच्चे का इम्यून सिस्टम बड़े के जैसा नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे हमारी इम्यून सिस्टम है ना बढ़ता है शरीर में। तो इसलिए हम इसके बचाव के लिए ये कहेंगे, बड़े हों, छोटे हों, युवा हो, है ना, जो कि बेसिक जो बचाव के लिए है, मास्क जरूर पहनना जरूरी है।
हाथ धोना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, दूरियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये सब सारे चीज अगर हम बचाव करेंगे और सब देशों की तरह हमारे देश में भी ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा और इस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं। सर, जो कोरोना की वैक्सीन थी वो क्या ओमिक्रॉन के लिए कितनी असरदार है? हाँ, कोरोना की वैक्सीन ओमिक्रॉन ही ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है ना? ये हम सभी को मालूम है। तो आरटीपीसीआर के द्वारा जो संक्रमित लोग हैं उसका हम पता लगा सकते हैं, आरटीपीसीआर। मगर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है उस व्यक्ति के अंदर में। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग बातें हो रही है और ओमिक्रॉन के लिए एक जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी की जरूरत होती है ना? बट जीनोम जो उपकरण जो है इसका इसके टेस्ट के लिए ये बहुत जटिल है, धीरी है, धीमी गति से इस होता है और इस बहुत महंगा भी प्रक्रिया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में पूरे 2 से 5% ही जीनोम पद्धति के द्वारा टेस्ट का पता लग रहा है। ये हमारे लिए सबके लिए चिंताजनक बात है ना? और डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि फिशर साइंटिफिक के द्वारा जो हम टेस्ट के द्वारा ओमिक्रॉन का पता लगा सकते हैं। इसके लिए अभी विनोद साकरिया वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने बताया कि अगर प्राइमर जो कि जानकर्ता के लिए उठाएंगे उस पर निर्भर करता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे किटों की प्राइमर का सही उपलब्ध नहीं है भारत में। इस तरह से हम विशेष किट का इस्तेमाल करने के बाद भी ये हम नहीं बता सकते हैं 100% कि ये इसका टेस्ट सही इसका रिपोर्ट आया है कि नहीं है जी। इसलिए सभी देश के लोग ना इसके लिए टेस्ट के लिए अपने तरह से इस तरह से कार्य कर रहे हैं। सर, ये तो आपने बता दिया कि मतलब टेस्ट के थ्रू हमें पता चलेगा, है ना? पर आप ये बताइए कि जो कोरोना की अभी जो वैक्सीन है, क्या वो भी ओमिक्रॉन के लिए असरदार है या फिर नहीं है? देखिए, कोरोना की वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिए असरदार है कि नहीं, ये बहुत अच्छी चर्चा है और पूरे देश में ये चर्चा हो रही है। सभी वैज्ञानिकों का अलग-अलग मानना है। जैसे कि किसी का भी बॉडी में संक्रमण है कि नहीं, है ना? उसको पहचानने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत होती है, तो पता पड़ता है कि ये कोरोना से सफरिंग कर रहा है कि नहीं, ग्रसित हो रहा है कि नहीं। मगर आरटीपीसीआर के द्वारा ये नहीं पता लगेगा, है ना, कि वो कौन सा वेरिएंट है उसके अंदर में, है ना? तो इसके लिए सारे देश बहुत चिंतित है और सभी लोग अपने-अपने स्तर पे अपने काम कर रहे हैं कि ताकि इसका बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उससे उसका असरदार नहीं है। ये वैक्सीन जो हम लोग कोरोना वायरस के लिए हम लोग ने लिया है, नए वेरिएंट के लिए डेल्टा प्लस के लिए जो लिए है ये नहीं। बहुत से लोग का कहना है कि ओमिक्रॉन का कुछ लोगों का अलग-अलग तर्क है, सभी वैज्ञानिकों का अलग-अलग कि 88% तक ये सुरक्षित है ओमिक्रॉन में भी, है ना? तो सभी लोगों ने अलग-अलग अपना तर्क दिया है और अमेरिका के साइंटिफिक रिसर्च में इन्होंने ये बोला है कि ये अभी ओमिक्रॉन के लिए नया वैक्सीनेशन की खोज कर रहे हैं और जल्दी ये मार्केट में ये वैक्सीनेशन लाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च में पता लगा में भी बताया गया है कि दोनों डोज देने के बाद भी, है ना, फाइजर का दोनों डोज देने के बाद भी में ये ओमिक्रॉन हो सकता है। तो इसके लिए भी वो अपना काम कर रहे हैं, नया स्टडी कर रहे हैं और उसको अपडेट करना है।
सभी देशों को अपडेट करने की कोशिश जारी है। और जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, जर्मनी के जॉनसन एंड जॉनसन और ये सब सारे कंपनी ये नए वैक्सीन को बाजार में लाने की तैयारी कर रहे हैं। और फाइजर ने भी बोला है कि ये 100 दिन के अंदर में नया वैक्सीन हम लाएंगे जो कि ओमिक्रॉन पे पूरी तरह से असरदार होगा। और कई देशों ने के वैज्ञानिकों ने बोला है कि मार्च 2022 तक ये सभी देशों में करीब करीब उपलब्ध हो जाएगा। और सर, जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है क्या? जी, ये भी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बच्चों के लिए भी खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक तो मैं इसलिए नहीं खतरनाक इसलिए बोलूंगा कि बच्चों की इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, वीक होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होता है, तो सारे विश्व में ये बच्चों के लिए ये खतरा का चीज है। क्योंकि जब कोरोना वायरस 2 साल पहले 27 दिसंबर में वो जो चीन में सबसे पहला कोरोना वायरस, इसलिए उसे हम कोविड-19 के रूप में भी जानते हैं। कोविड-19 की 27 दिसंबर को पहला केस मिला था कोरोना वायरस का चीन में। तो इस तरह से ये नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन जो है बच्चों में अभी तक ये इस तरह से अभी बच्चे सफर नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे युवा और बड़े लोग को इन्फेक्शन हो रहा है ओमिक्रॉन के पहले भी कोरोना वायरस या डेल्टा प्लस हुआ, ये बच्चे नहीं के बराबर में है। मगर चिंता बच्चों के लिए इसलिए है कि अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, अगर बच्चे उसे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो अगर बच्चे को होगा तो ये बहुत खतरा वाली बात भी उस समय हो जाएगी कि बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, फिर मिडिल एज के बच्चे हुए, फिर युवा हुए। तो इसलिए बच्चों के लिए भी ये खतरा का विषय है। इसके लिए अभी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को इस खतरे से बचाव के लिए सारे देश के लोग ने बच्चों को भी के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। हमारे देश में, भारत में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन चालू कर दिया गया है 3 जनवरी से। और काफी हद तक बहुत मतलब 90% तक बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। और 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है भारतवर्ष में भी कि बच्चों को वैक्सीन दिया जाए। मगर फिर भी जो छोटे बच्चे जो हैं वो तो अभी भी बहुत, उससे अगर उनको हो गया तो उनके लिए तो खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए हमको बच्चों के बचाव के लिए इस खतरे से बचाव के लिए बच्चों को जहां तक है कि भीड़ भाड़ वाले जगह में बच्चों को नहीं ले जाना है। और पहले की तरह जो कोरोना वायरस में है, मास्क घर से अगर जरूरी है तभी घर से बच्चे को बाहर निकालना है, मास्क पहना के निकालना है ना, है ना। और हाँ, और ये सर, जैसे कि हाँ, बच्चे को घर से बाहर से आए तो बच्चे को हाथ धुलाना है। जी, बोला क्या? जी सर। सर, जैसे कि आपको होम्योपैथी में 8 वर्ष का अनुभव है, तो आप बता सकते हैं कि होम्योपैथी से ही हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जी, 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 हाँ। अब तो मैं 11 वर्ष का अनुभव हो गया है मिस। वो मुझे 4-5 साल पहले मिला था ना 2016 में। नाउ आई गॉट एक्सपीरियंस 11 इयर्स, है ना। ओके, ओके। तो मैं ये हमारी होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है, बहुत ही विश्वसनीय है। और असाध से असाध रोगों पर इसका सही असर होता है, रोग ठीक होता है। और हमारे जो कोई भी रोग से लड़ने के लिए अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हम उस रोग से जल्दी लड़ पाते हैं, ठीक हो पाते हैं। और इम्यून सिस्टम के लिए अगर बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर में जब अटैक करेगा तो उसके लड़ने के लिए हमारे मजबूत इम्यून सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी शानदार दवाएं हैं जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और इम्यून सिस्टम को हम इस तरह से समझेंगे
कि बाहरी बैक्टीरिया और हमारे टिश्यू के बीच के को का पहचान करना है। इम्यून इन्फेक्शन को इसमें क्या होता है, पाचन शक्ति की पहचान होगी हमारी, और पाचन शक्ति सही है ना, और न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व सही होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा और हमारे रोग से लड़ने के लिए होम्योपैथिक में, है ना, लोग से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए हमारी बहुत सी दवाएं हैं। जैसे कि मैं कुछ दवा आपको बताना चाहता हूँ। आर्सेनिक अल्बम 30 पावर हुआ, जिल्सीमियम 30 पावर हुआ, हमारे में इग्नेशिया 30 पावर हुआ, हमारे में ओसिमम सेक्टम 30 पावर हुआ। ये बहुत सारी दवा है जो कि लक्षण के अनुसार, हमारे में लक्षण के अनुसार रोगी के लक्षण और उसके जो रोग के उपाय, दोनों को हमको मैच करना होता है ना, साइंस सिम्टम मिलाना होता है और हमें पैथोलॉजी से भी जाना होता है ना, फिजिकल एंड मेंटल दोनों को ध्यान में रख के हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है होम्योपैथिक से। ये एलोपैथिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस द मेडिसिन और होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे एलोपैथिक में क्या है, एलोपैथिक में अगर फीवर ग्रुप की मेडिसिन जो है वो मुझे जानकारी है, याद है मुझे, तो मैं एज के अनुसार में बच्चे को कितना एमजी का दवा देना है, युवा को कितना देना है, ओल्ड को कितना देना है, ये चीज हम आसानी से वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो मुझे याद रहना है, वो मैं इजिली मैं करूं। बट इन आवर होम्योपैथी इट इज नॉट लाइक दैट। हमारे होम्योपैथिक में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस द मेडिसिन अगर हमको सही जानकारी और अप टू द मार्क में नहीं रहूंगा। जैसे कि हमारे में क्या है, साइंस सिम्टम, फिजिकल साइंस सिम्टम, मेंटल साइंस सिम्टम को ध्यान रखे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं पेशेंट का, है ना, मैथमेटिकल टर्म है हमारा, तो पेशेंट का हम डायग्नोसिस करते हैं और हमारी एक दवा one medicine can work to more than 20 types of medicine। विशुद्ध बीमारी में वो उसको डायग्नोसिस कर सकता हूं मैं, मगर उसके लिए मुझे चाहिए पेशेंट का लक्षण, साइन सिम्टम को लेके मुझे वो दवा को प्रिस्क्राइब करना है। तो हमारे में ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और हमारे रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। ओमिक्रॉन एक वायरल है, एक वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरल संक्रमण है जो कि फ्लू में जैसे नाक बहना, सर्दी, छींक आना, फीवर होना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, ये आम साइन सिम्टम है। तो इस तरह से हम सारी जो दवा बताया मैं, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। जी सर, क्या होम्योपैथी में ओमिक्रॉन का इलाज संभव हो पाया है? जी, ओमिक्रॉन से पहले कोरोना वायरस के कई वेरिएंट, डेल्टा प्लस, सारे बीमारी से हम लोग ऑलरेडी जूझ रहे हैं। एक नया वेरिएंट हमारा ओमिक्रॉन भी अभी मौजूदा में है, जो कि पूरे देश में, पूरे संसार में कई देशों में, करीब सभी देशों में फैल चुका है और ये डेल्टा प्लस से भी ज्यादा फैलने वाला रोग है ना। तो ये रोग ऐसा है ओमिक्रॉन से लोग की, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि डेल्टा प्लस से मौतें बहुत ज्यादा हुई है ना, वो डेंजर है, मगर ओमिक्रॉन में डेंजर नहीं है। डेंजर जो इस मामले में नहीं है कि मौत नहीं के बराबर है। इसमें अभी तक पूरे वर्ल्ड में आप कहेंगे कि मौत नहीं के बराबर हुई, कुछ मौतें हुई जिसको अपवाद कहेंगे हम, है ना, मगर वो नहीं के बराबर है। तो ये हम आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमारे ओमिक्रॉन में हमारे में इलाज है कि नहीं, होम्योपैथिक में इलाज नहीं। तो जो कोविड पोस्ट कोविड जो पेशेंट है, जो कोविड से ऑलरेडी सफर कर चुके हैं, वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका अफेक्ट हो रहा है। तो हमारे में मेंटल डिजीज की, माइंड की, है ना, बहुत अच्छी मानसिक रोग को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। जो पोस्ट कोविड से जो सफर कर रहे हैं, अभी तक वो मेंटल सफर कर रहे हैं, है ना, मानसिक रूप से सफर कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छी सी दवा है। और ये
जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो पहले जो हमने जो दवा जो कोविड-19 के समय जो वायरस के समय जो दवा हम फार्मूला हमने बताया था, है ना? उसी उसी फार्मूला को हम ओमिक्रॉन में भी में भी जारी करेंगे। जैसे कि हम ओमिक्रॉन का देखिए एक पार्टिकुलर मेडिसिन ओमिक्रॉन के लिए ही है। अभी किसी पेथी में ये रिसर्च का बात है। ये सभी पेथी में रिसर्च हो रहा है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में एक पार्टिकुलर मेडिसिन, एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए रिसर्च एक ऐसा वर्क है मिस कि वो 5 से 10 साल उसके लिए समय चाहिए। रिसर्च कोई भी मेडिसिन नया आने के लिए, कोई डिजीज के लिए या कोई वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन भी हमारे बाजार में इसलिए कि ये बहुत घातक हो रहा है, इसलिए 1 साल के अंदर में हमारे वैक्सीनेशन हमारे पूरे इंडिया को, पूरे विश्व को मिला। 2 साल के अंदर में फिर नया मिला, फाइजर मिला ना। जो सब ये जो दे रहे हैं, मगर ये 100% वैक्सीन किसी को भी नहीं कह सकते हैं अभी 2 साल के अंदर में कि 100% ये कारगर है कि वो 2 डोज जो ले लिए हैं उनको नहीं होगा। ये बहुत सारे संक्रमित लोग इसमें ऐसे भी हैं कि दोनों डोज लेने के बाद में वो सफर कर रहे हैं, है ना? उनको डेल्टा प्लस हो रहा है या ओमिक्रॉन हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ये अभी ये निश्चित रूप से कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन का रिसर्च ने एक साइन सिम्टम को देख के, एक फ्लू को देख के, एक वायरल इन्फेक्शन को देख के ये हम जो दवा दे रहे हैं, ये कोविड-19 की तरफ जो आयुष मंत्रालय ने हमारा जो ये इशू किया था और वायरल इन्फेक्शन की दवा हमारे में होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, ट्रीटमेंट है। ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन से तो हम लोग सफर करते ही हैं, जैसे जाड़े में वायरल इन्फेक्शन होता है, बरसात में वायरल इन्फेक्शन होता है, जिससे सर्दी खांसी फीवर होती है। ये भी एक वायरल है, मगर एक नया चीज है ना? नया वायरस है। तो नया वायरस जब आएगा तो उसका संक्रमण बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्दी फैलेगा, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। आज से ये अभी 2 साल हुआ है, 27 दिसंबर को फर्स्ट जो चीन में बताया मैं कोविड-19 का पता पड़ा ना, तभी मात्र 2 साल कुछ दिन हुए हैं इसको आए हुए। तो 8-10 साल जब ये हो जाएंगे, जब वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? हाँ, तब क्या हो जाएगा? तो फिर ये भी एक वायरल डिजीज की तरफ है। 2 वायरल डिजीज से ऑलरेडी हम लोग सफर करते हैं, हम लोग ठीक होते हैं। उस वायरल डिजीज के लिए सारे जो वैक्सीनेशन हमें मिलते हैं, बच्चे को जब बच्चा जन्म होता है उस समय से मलेरिया के लिए, है ना? टाइफाइड के लिए, ये सब सारे को वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी बहुत सालों से वो इजाद हो गया है ना? साइंस ने निकाल दिया। तो इसी तरह से जब 5 साल से ऊपर हो जाएंगे, 5 से 10 साल के तो ये ऐसा वैक्सीन आ जाएगा, तो ये वायरस तो कभी जाने वाला नहीं है। 2 वायरल डिजीज है, तो ये थर्ड वायरल डिजीज तो हमारा ये कोरोना थोड़ी कि कोरोना विल फिनिश फॉरएवर के लिए कोरोना तो फिनिश होने वाला नहीं है, वायरस फिनिश होने वाला, मगर इसका जो असर जो है वो एकदम नगण्य हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनरल फ्लू के तौर पे ये 8 से 10 साल के बाद में कि उसका वैक्सीनेशन भी स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन काम भी करेगा, वैक्सीनेशन भी होगा। वैक्सीनेशन होने के बाद भी अगर होते हैं, है ना? तो मेडिसिन भी वो सारी आ जाएगी उस समय तक, है ना? उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, कोविड-19 के लिए, इसके नए-नए वेरिएंट के लिए, तो उस समय ये बहुत ही सही हो जाएगा। और उसमें हम कह सकते हैं कि ये मतलब कि उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन हर पेथी में उपलब्ध होंगे। अभी हम वायरल इन्फेक्शन को ध्यान रख के ये जो दवा मैं देता हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट अभी कोरोना काल में मैं कोविड-19 में मैं बताऊँ कि बहुत सारे मेरे पेशेंट को मैं प्रिवेंटिव डोज दिया नहीं होने के लिए, तो आई गॉट 100% almost success. My patient felt very happy, है ना? I have given preventive dose for them. अगर some patient has suffered COVID-19 तो बहुत दूरी बना के मैंने उनको देखा भी, बहुत को घर से वीडियो कॉल से भी मैंने उनको उनकी बातें सुनी और उनका अटेंडेंट आके मेडिसिन हमारे पास से लेके गए और जो सारे साइन सिम्टम जो मैं बताया वायरल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी दवाएं हमारे में उपलब्ध है, तो इसके द्वारा मैंने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना, एवरीवन हैज क्योर्ड बाय मी, है ना? तो आई कैन से कि पर्टिकुलर डिजीज मेडिसिन वी डोंट हैव, वी कांट से,
बट साइंस सिम्टम के अनुसार, वायरल इन्फेक्शन के अनुसार हम जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कोविड-19 में डेल्टा प्लस में ओमिक्रॉन में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन के वजह से भी बहुत सारे जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं पेशेंट को दूरी बना के, मास्क लगा के, सारे नियम को ध्यान में रख के सावधानी बरत को देख रहा हूँ, उनको वीडियो कॉल से देख रहा हूँ, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो होम्योपैथिक में वेरी वेरी मेडिसिन इज परफेक्ट, है ना। डॉक्टर हेनीमैन ने दवा बिल्कुल कारगर दिया, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे में देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट ऑफ एकदम लेस पॉइजनस इफेक्ट इन आवर पैथी। तो हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, पेशेंट क्योर भी हो जाते हैं, और एज यूजुअल जैसे पहले वो थे उसी तरह से उनकी अवस्था हो जाती है। आपको एलोपैथिक बताओ, एंटीबायोटिक से जो पेशेंट ठीक अगर होता भी है ना, तो एंटीबायोटिक का असर इतना उसको वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। तो वो ठीक होने के बाद उसकी फीवर, खांसी सर्दी ठीक होने के बाद भी वो 7 दिन कम से कम उसको रिकवर हेल्थ का पहले जैसा हेल्थ रिकवर होने के लिए लगता है, जो कि हमारे पेथी में ऐसा नहीं है। हमारे में इम्यून सिस्टम को वो पुशअप करता है ठीक से, और वो पहले जैसी अवस्था को ला देता है ठीक होने पे, बीमारी ठीक हो जाने पे, क्योंकि हमारे में साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। जी सर। सर आप ये बता सकते हैं कि जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने आप को कैसे बचाएं ओमिक्रॉन से? जी, जी। ओमिक्रॉन से गर्भवती महिला, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या अभी है। अभी जब से 2 साल से ओमिक्रॉन कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, तो उस समय से जब जो भी महिला गर्भ धारण कर रही हैं, उनके लिए भी एक बहुत चुनौती की बात है। और जनरली जब महिला गर्भवती होती है, तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम उनके कमज़ोर होता है गर्भावस्था की वजह से। तो इससे क्या है कि जो गर्भवती महिला है, उनको बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं कुछ जो बातें बता रहा हूँ, उसको अगर वो ध्यान देंगी, तो उसके बचाव उनको हो पाएगा। और गर्भवती महिला गर्भावस्था में या शिशु को जन्म देने के समय भी में बच्चे में ये वायरस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है आज के समय में, जो कि अभी नहीं के बराबर हो रहा है। मगर अभी 2 केस ऐसे हुए हैं, जो कि बच्चे होने के बाद में बच्चे भी कोविड से सफर हुए हैं, और महिला भी इसमें, मगर इस बात का पता नहीं पड़ा है अभी तक कि बच्चे गर्भावस्था में जन्म से पहले वो वायरस से अफेक्ट हुए हैं कि जन्म के बाद अफेक्ट हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं हुई है। 2 केस ऐसे अभी मिले हैं। तो इसके बचाव के लिए जो अभी गर्भवती महिला जो अभी हैं, वो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो वो मास्क का इस्तेमाल करें, है ना? और मास्क पहने, और खान कुछ भी खाना खाने से पहले, या अपने चेहरे को छूने से पहले हाथ धोना उनको बहुत ज़रूरी है। और बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, दूरियाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और घर वापस आए तो हाथ धोएं। और तीसरी चीज है कि गर्भवती महिलाओं को इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, जो अगर उनको छींक आता है या उनके आसपास कोई छींक रहे हैं, तो उनको टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद में उनको हाथ धोना चाहिए। और 5वीं बात है, गर्भवती महिला के लिए ये विशेष ध्यान देना चाहिए, जो भी अगर संक्रमित लोग हैं, उनसे बिल्कुल कांटेक्ट उनको नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी इस वायरस से संक्रमित है, उनसे उनको पूरी तरह से दूरी बनाए रखना चाहिए। ये भी गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक संभव हो, ट्रेन और बस की यात्रा गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए, और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनको घर से ही उनका काम ऑनलाइन हो जाता है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और 8वीं बात मैं ये कहना चाहूँगी, गर्भवती महिला को अगर किसी से मिलना है ना? तो वो उसके घर ना जाकर टेलीफोनिक टॉक के द्वारा उनसे बात करें,
ताकि वो इस बाहरी जो इन्फेक्शन से बचे रहें और भीड़-भाड़ इलाकों से बिल्कुल उनको दूरी बनाए रखना चाहिए। और 9वीं बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर गर्भवती महिला का 3 माह ही स्टार्ट हो गया है, मतलब 7वां महीना स्टार्ट अगर हो गया है, तो उस कंडीशन में गर्भवती महिला को भीड़-भाड़ इलाकों से बिल्कुल दूरी बनाने रखने की बहुत इन्फेक्शन है कि 7वां महीना जब चालू होता है, तो बहुत सारे साइन सिम्पटम, बहुत सारे चीज़ खतरे होने की चीज़ की संभावना होती है, तो इससे सावधानी बरतने के लिए हम भीड़-भाड़ से गर्भवती महिला नहीं जाएँगी और मास्क का इस्तेमाल करेंगी, घर पे रहेंगी, तो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो गर्भवती महिला इस सब चीज़ बात पे ध्यान देंगी, तो उनका बच्चा और वो दोनों स्वस्थ जन्म लेंगे और ये वायरस से दूर रहेंगे। जी सर। सर, इतनी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर डैनिश का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में किसी और मुद्दों के साथ। अगर आपको डॉक्टर डैनिश के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पर जाकर उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सर। Yes. Thank you, miss. Thank you, miss.